बेबीलोन जो सदर्न रीजन था मेसोपोटामियन रीजन का, वो भी एक बड़े शहर के रूप में उभर करके सामने आया। फ्रॉम अबाउट 11,000 BC when the Assyrians established their kingdom in the north, the region became known as Assyria। और जब जो अबाउट 11,000 BC जब एसीरियंस ने, जो सीरिया कहलाता है आज के टाइम में, एसीरियंस ने जब इस पूरे एरिया के ऊपर अपना किंगडम स्थापित किया, तो उसके बाद से ये पूरा नॉर्दर्न रीजन जो था ये एसीरिया के नाम से जाने लगा। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वॉज सुमेरियन। और जो फर्स्ट मेसोपोटामियन एरिया की जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी वो किस नाम से जानी जाती थी? एज आ सुमेरियन, यानी कि पहली भाषा जो थी वो सुमेरियन थी इस रीजन की। इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अकाडियन अराउंड 2400 BCE। और उसके बाद अराउंड 2400 BC के अंदर एक दूसरी लैंग्वेज वहाँ पर आई जिसको कि बोलते हैं अकाडियन। दिस लैंग्वेज फ्लरिश्ड टिल अबाउट एलेक्जेंडर्स टाइम। और ये लैंग्वेज बढ़ती चली गई और बोली जाने लगी, बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी, टिल द एलेक्जेंडर्स टाइम, दैट इज़ 336 to 323 BCE, with some regional changes occurring from 1400 BCE. Aramaic also trickled in this language। और कई चेंजेस आए 1400 BCE तक, और 1400 BCE तक जो चेंजेस आए वो उन चेंजेस के अंदर एक और लैंग्वेज बीच में आई, दैट इज़ एरामेटिक, सिमिलर टू हैब्रू। और ये लैंग्वेज किससे मिलती जुलती लैंग्वेज है? हैब्रू लैंग्वेज से ये मिलती जुलती लैंग्वेज है। बिकेम वाइडली स्पोकन आफ्टर 1000 BCE। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज बनी है 1000 BCE के बाद। इट इज़ स्टिल स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक। और आज भी ये लैंग्वेज बोली जाती है इराक के कई पार्ट्स के अंदर। जो लैंग्वेज बोली जाती है आज के टाइम में भी वो है एरामेटिक। क्लियर? समझ में आया? we had just started the introduction of chapter 2 yesterday only. Did you get it? Okay, we shall move further now. Archaeology in Mesopotamia began in the 1840s at one of two sites including Urks and Mari. Now, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुए थे 1840s से, और मेनली ऑन टू साइट्स इंक्लूडिंग उर्क एंड मारी, जिसका कि डिस्कस अपन नीचे करेंगे, विच वी डिस्कस बिलो। एक्सकवेशन कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स। नो इंडियन साइट हैज़ एवर सीन सच लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। और एक्सकवेशन यानी कि खुदाई के कार्य बहुत सालों तक चलते रहे, और ऐसा तो इंडियन साइट्स के अंदर जो इंडियन साइट्स है वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े एक्सकवेशंस, इतने लंबे समय तक एक्सकवेशंस नहीं चले जितना कि अपने जो कि अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया के अंदर। मेसोपोटामिया के अंदर जो एक्सकवेशंस, जो खुदाई के कार्य चले वो बहुत लंबे समय तक चले, और उसके पीछे एक रीज़न था, और वो रीज़न ये था, नॉट ओनली कैन वी स्टडी हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स, statues, ornaments, graves, tools and seals as sources, there are thousands of written documents also। तो जब खुदाई की गई तो इसके अंदर, खुदाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली, कि जैसे मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स मिली, स्टैच्यूज़ मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, ग्रेव्स, टूल्स एंड सील्स एज सोर्सेज। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। और कई डॉक्यूमेंट्स
लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेसोपोटामियन साइट से क्या है, मिले हैं। और इस एरिया की जो एक्सकेवेशंस थे वो हिस्टोरियंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों थे, उसका पीछे जो रीज़न है वो रीज़न अपन देखते हैं। मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू यूरोपियन बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू इट इन द ओल्ड टेस्टमेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। तो मेसोपोटामिया जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था यूरोपियंस के लिए। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड टेस्टमेंट है, फर्स्ट पार्ट है बाइबल का, उसमें जो रेफरेंसेस हैं वो इसी एरिया के, मेसोपोटामियन एरिया के हैं। क्योंकि आप देखें बर्थ ऑफ जीसस भी देखते हैं तो वो भी इज़राइल में है, वो भी क्या है, वो भी इसी एरिया में है, इसी एरिया के आसपास है। और ये बेबीलोन सिटी जो अपन ने पढ़ी है, ये भी, इसका भी डिस्क्रिप्शन बाइबल के अंदर है। तो ये जो जितनी भी सिटीज़ और जितनी भी लैंग्वेज अपन ने देखी, इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है ये सारा बाइबल के अंदर है। तो इसलिए क्या है कि ये यूरोपियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी कि यहाँ पे एक्सकवेशन करना और एविडेंस को निकालना। फॉर इंस्टेंस द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट रिफर्स टू शिमार मीनिंग सुमेर। अब अगर अपन बुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट जेनेसिस जो जिसको भी बोलते हैं कि उत्पत्ति, जिसको बोलते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति वाला पार्ट जो था, जेनेसिस का जो फर्स्ट ओल्ड टेस्टमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है जेनेसिस, उसके अंदर जो शिमार वर्ड यूज हुआ है, शिमार किस नाम के लिए जाना जाता है, उसका बाद में नाम क्या हुआ, शिमार का दूसरा नाम सुमेर, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। और सुमेर एंड अकड जो अपन ने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था, इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ वॉज कॉल्ड सुमेर एंड अकड। तो सुमेर दैट इज शिमार, जिसके की मेंशन फर्स्ट पार्ट ऑफ जेनेसिस बाइबल के अंदर किया गया था। एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट एंड सिटीज़, और ये वो लैंड था जो कि ये वो सिटी थी जो बनी थी किससे, ईंटों से और पत्थरों से बना हुआ ये शहर था। ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूरोप looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land, and when archaeological work began in the area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. और ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स के लिए ये मेसोपोटामिया एक तरह से एंसेस्ट्रल लैंड था, यानी कि उनके पूर्वजों का लैंड था। एंड व्हेन द आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगिन इन द एरिया, देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। और जब आर्कियोलॉजिकल वर्क वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो ये अटेम्प्ट किया गया, ये कोशिश की गई, जो लिटरल ट्रूथ्स है रिलेटेड टू बाइबल, वो क्या है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस और ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने के लिए। गॉट इट? समझ में आया? एनी क्वेश्चन? use chat option to say yes or no. There is a chat option given on your screen. Use the chat, use that option to answer whether it is clear to you or not. Clear? From the mid 19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient part of Mesopotamia. तो मिड 19th सेंचुरी से ही लगातार वहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सकेवेशंस के वर्क हो रहे हैं, और लोग जो हिस्टोरियंस हैं या जो स्कॉलर्स हैं वो इतने जोश के साथ काम कर रहे हैं कि वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, जो पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए लगातार वहाँ पे काम करते जा रहे हैं मेसोपोटामिया में। इन 1873 अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाउंडेड एन एक्सपेडिशन ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम टू सर्च फॉर अ
tablet narrating the story of the flood mentioned in the Bible. और एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ पब्लिश करी और उसी एक्सपेडिशन के दौरान जो मिला था उसकी न्यूज़ पब्लिश की गई ब्रिटिश न्यूज़पेपर के अंदर, और उनको एक टैबलेट मिला जो कि टैबलेट वो होता है फ्लैट स्टोन टैबलेट। आप यहाँ पे दवाई या मत ले लेना, दवाई का यूज़ नहीं, अपन टैबलेट मेडिसिन को भी बोलते हैं, बट हियर द टैबलेट मीन्स अ फ्लैट, आप उसको स्टोन भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, वो उनको मिला और उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो किसको नरेट कर रहा था, स्टोरी ऑफ फ्लड मेंशन्ड इन द बाइबल, यानी कि बाइबल के अंदर जो स्टोरी मिली है फ्लड की उसको बता रहा था वो, जो कि बाइबल के अंदर भी लिखी हुई थी। वो टैबलेट या वो इंस्क्रिप्शन वो उसको बता रहा था, यानी कि टैबलेट्स वो होते हैं, फ्लैट स्टोन भी हो सकता है, फ्लैट वुड भी हो सकती है जिसके ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ये वहाँ पे उनको मेन चीज़ एक तो ये मिली। बाय द 1960s इट वॉज अंडरस्टूड दैट द स्टोरीज ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट वर नॉट लिटरली ट्रू बट मे हैव बीन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग मेमोरीज अबाउट इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री। और 1960 तक तो ये समझ में आ रहा था कि जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो स्टोरीज़ हैं, जो कहानियाँ हैं, वो कहीं कहीं पे सही नहीं है, बट इट इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मेमोरीज अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन हिस्ट्री। बट वो उन सारी चीज़ों को याद बता रही थी कि जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, शुरू से जो चेंजेस आए हैं इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, वो स्टोरीज उन सारी चीज़ों को बता रही थी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। Gradually, archaeological techniques became far more sophisticated and refined. What is more, attention was directed to different questions, including reconstruction the lives of ordinary people, establishing the literal truth of biblical narratives, recited into the background. Much of what we discuss subsequently in the chapter is based on these later studies. So, ये धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स के अंदर और मॉडर्न होती गई और सोफिस्टिकेटेड होती गई, और उनके अंदर मॉडर्न चेंजेस लेकर के जो मशीन्स थी जो खुदाई के काम में आती थी वो मॉडर्न होने लगी, और बहुत ज़्यादा नए अटैम्प्ट शुरू हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट को जानने के लिए, और इस्टेब्लिशिंग द लिटरल ट्रूथ ऑफ बिब्लिकल नैरेटिव्स। और जो बिब्लिकल नैरेटिव्स हैं जो बाइबल में लिखे गए हैं उनको बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, स्टार्ट होने लगी। डिड यू गेट इट? दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। सो डिड यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन पार्ट? व्हाट वी विल ट्राई टू study in this chapter is about the writing of the past and about the city life of the past। कैसे अपने को राइटिंग्स के बारे में, पास्ट के राइटिंग्स के बारे में पता चला है, क्या क्या एविडेंसेस अपने को मिले हैं। देन सेकंड, सिटी लाइफ। व्हाट इज सिटी लाइफ इन द पास्ट? पास्ट के अंदर सिटी लाइफ कैसी थी, कौन कौन से बड़े बड़े शहर थे, कौन से मटेरियल्स यूज्ड होते थे फॉर प्रिपेयरिंग हाउसेस को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते थे। एंड सिटी लाइफ के अंदर के साथ ही जो लोगों का कल्चर था उस समय, उसी समय सिटी लाइफ के अंदर क्या कल्चर उनका था, तो ये सारी स्टडी अपन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू द इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड फ्रॉम
next class we will go further with this chapter and we will start with the chapter. Okay, did you understand? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, you can ask me again and I will explain you. Clear? Okay, thank you and have a good day.